आशा करता हूँ कि आप घर पे सब अच्छे होंगे। बीएड एंट्रेंस 2022 एग्ज़ाम के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज आपका मॉक टेस्ट है। तैयारी के साथ, कॉपी के साथ बैठ जाइए और ये 25 क्वेश्चन में देखिए आपकी हिंदी में कितने होते हैं। क्लास की टाइमिंग 12 बजे है। बाकी क्लास की टाइमिंग आपको कम्युनिटी पेज पे दिखेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ खुद आपके टेस्ट होते हैं सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे होते हैं, तो उसको भी ज्वाइन रखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा 25 में से कितने होते हैं। चलिए पहला जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, क्या कहता है? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्या है काशी नागरी प्रचारिणी सभा? तो ये हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक प्राचारणी सभा थी, ठीक है। तो बताइए इसका स्थापना कब हुई थी? तो क्या आपका 1893 में, 1900 में, 1903 में कि 1905 में? ठीक है, तो बताइए 1905, 1903, 1900 कौन से में हुई थी? सोच कर बताएं आराम से। क्वेश्चन मुश्किल है, अगर नहीं आता है तो तुरंत लिख लीजिएगा, ठीक है। ईमानदारी अपने से रखिए और जो भी प्रश्न नहीं आता है तुरंत उसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एक पेज बना लीजिए, 2 पेज, 3 पेज, बस 3 पेज का बस आपको एक लाइन लिखनी है कि काशी नागरी प्रचारिणी की सभा स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपका 1893 में हुई, ठीक है। चलिए, हिंदी विकास सभा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी हिंदी के विकास के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, इनमें पुल्लिंग शब्द है। इनमें पुल्लिंग शब्द है। तो आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? गरीबी, गर्मी, बीमारी, लाश, तलाश, कोशिश, प्रार्थना, दया, कृपा, पानी, घी, दही। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसमें से तीनों के तीनों ऑप्शन कौन से पुल्लिंग हैं? क्योंकि इसमें 1-2 तो हो सकते हैं, लेकिन हमें तीनों के तीनों चाहिए, तो सोच समझ के बताइएगा। गरीबी, गर्मी, बीमारी, लाश, तलाश, कोशिश, प्रार्थना, दया, कृपा, पानी, घी, दही। तो क्या पहला ऑप्शन है? तो नहीं, नहीं आपका दूसरा ऑप्शन है, नहीं आपका तीसरा ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन ही है, ठीक है। तो सारे पुल्लिंग शब्द यही हैं, पानी, घी और दही। चलिए, उम्मीद है कि सही लगाया होगा। नहीं लगाया तो नोट करिए, ठीक। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। घर, आप, पहाड़, नदी। सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, सर्वनाम कौन सा है? घर, आप, पहाड़, नदी। तो ध्यान रखिए, अब ये तो बता सकते हैं आप, मुझे पूरी उम्मीद है। तो नदी नहीं है, पहाड़ नहीं है और घर भी नहीं है। कौन सा होगा फिर? आपका होगा आप। आप क्या सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? निजवाचक। फिर ये पहाड़, नदी और घर क्या है? फिर ये सारे संज्ञा हैं, ठीक है। शेष सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। इनको ध्यान रखिएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। चलिए अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है? यमुना का एक पर्याय नहीं है। यमुना का पर्याय नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, मतलब क्या 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो पर्याय होंगे। तो सोच कर बताइए, श्यामा, रवि सुता, कालिंदी, जानवी। इसमें कौन सा उत्तर होगा? कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है यमुना का? ठीक है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो श्यामा होता है क्या पर्यायवाची? जी होता है। रवि सुता होता है क्या? जी होता है। कालिंदी होता है क्या? जी हाँ होता है। जानवी आपका गंगा का होता है। किसका? गंगा का आपका पर्यायवाची होता है, ना कि आपका यमुना का होता है, ठीक है। तो जानवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। श्यामा, रवि सुता, कालिंदी आदि यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा प्रश्न का? टी होगा, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है? पर्याय वही डी, जब जानवी। और आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। ध्यान से पढ़िए। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है? तो वर्ण पर क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल पर्यायवाची, आप खुद ही इतने पेपर लगा रहे हैं मॉक टेस्ट हमारे साथ 12 बजे हर दिन, वीडियो लाइक कर चुके होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। पर्यायवाची के, विरुद्धार्थी के, अलंकार के, समास के, संधि विच्छेद के, वर्ण बताने के, अशुद्धि बताने के। तो यही बेसिक क्वेश्चन है जो आ रहे हैं। अब इन्हीं को प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा पेपर जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न का क्या है? अघोष वर्ण बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? चा, जा, झ, ड। तो इसमें बताइए कौन सा अघोष वर्ण है? चा, झ, ज, ढ। तो क्या ढ है? नहीं। क्या झ है? नहीं। क्या झ है? नहीं।
क्यों क्या होगा? चा। चा आपका क्या है? अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, ठीक है। तो वर्ग जो होता है जैसे क ख ग घ, तो इसमें का क्या है? अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है, तो क ख ख होगा, क और ख होगा। इसी तरह चा से चलते हैं ना, चा, तो इसीलिए चा क्या होगा आपका? अघोष होगा। पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। चा अपने वर्ग का पहला वर्ण है, जा तीसरा है, झा चौथा है और डा आपका तीसरा है। तो हमें अगर पहला और दूसरा मिल जाए तभी हम अघोष बोलेंगे, ठीक है। चा झा, चा छा, ठीक है। तो चा जो है आपका अघोष है, जो पहला और दूसरा होता है वही आपका अघोष कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं छठवें प्रश्न में, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? अविकारी होता है, ठीक है, अविकारी होता है। तो अव्यय अविकारी होता है, संज्ञा अविकारी होता है, विशेषण अविकारी होता है कि सर्वनाम अविकारी होता है? सोच कर बताएं। निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? अव्यय होता है, संज्ञा होता है, विशेषण होता है कि सर्वनाम होता है? तो उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? उत्तर अगर आप लगा रहे हैं संज्ञा तब गलत है, सर्वनाम तब गलत है, विशेषण तब गलत है। उत्तर क्या होगा? अव्यय, ठीक है। अव्यय को ही अविकारी कहते हैं, अविकार जिसमें कोई विकार ना हो, अविकारी हो। अब आते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न कह रहा है तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट करिए। प्रकार स्पष्ट करना है, प्रकार। तो मेरे हिसाब से आसान है लेकिन तब भी कोशिश करिए। तुम कहाँ जा रहे हो, इसका क्या बताना है? आपको प्रकार बताना है। तो विधिवाचक है वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है कि विस्मयवाचक वाक्य है? तो मेरे हिसाब से बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर देने में मतलब आपको समय नहीं लगना चाहिए। जो सरल है उनमें कम समय लगे और त्रुटि की चांसेस भी कम हो। ऐसा नहीं कि आप जल्दी में आ गए, अरे 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 लाओ कुछ लगा दें, विधिवाचक लगा दें तो फिर गलत हो जाएंगे, ठीक है। निषेधवाचक लगा दें तब भी गलत हो जाएंगे, विस्मयवाचक लगा देंगे तब भी गलत होंगे। भाई यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह बना है तो प्रश्नवाचक ही तो होगा। एक बार क्लियर जरूर कर लें इन सब चीज़ों को, लेकिन तब भी ये आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न गलत ना हो और कठिन प्रश्न में ज़्यादा समय ना लगे, इसको भी ध्यान रखिए। भाई कठिन प्रश्न आप लगा दिए 5 मिनट तो फिर तो गए आप। चलिए अब आते हैं अपने आठवें प्रश्न में। आठवां प्रश्न क्या कहता है? आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन। तो कौन सा जनता का वचन पूछा गया? अब किसी ने कल पूछा था, ठीक है, जनता जनता। तो अब यही बताइए, जनता का वचन बताना है। तो क्या एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है कि इनमें से कोई नहीं? सोच के बताइए। कल किसी ने एक जनता के बारे में पूछा था, तो अब बताइए ना। जनता, कमेंट बॉक्स देखे जा रहे हैं, ठीक है, आपका कमेंट बॉक्स देखा जा रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, उत्तर सही आ रहा है क्या? एक वचन होगा, बहुवचन होगा, द्विवचन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप सबको पता चाहिए कि 12 बजे क्लास होनी है, तो एकदम रेडी रहा करिए, ठीक है, कॉपी के साथ। और बताइए कि आठवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या बहुवचन होगा? तो नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं। और द्विवचन होगा तो नहीं। क्या उत्तर होगा? एक वचन। जनता कैसा शब्द है? एक वचन का शब्द है, इसको ध्यान में रखिए। अब आते हैं अपने कौन से 9वें प्रश्न में। क्या कह रहा है? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें में से कौन सा है? नि शेष, नि लेश, विशेष, निस्तेज। तो अब ये तो क्लियर ही है भैया कि यहाँ विशेष में तो है ही नहीं, तो इसे हटा दिया जाएगा। भाई वी लगा है ना, तो ये ऑप्शन कट गया। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको। जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 में से आपको लगते हैं कि भैया 2 तो नहीं आ रहे, तो वो अपने आप हट जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत आपको अगर पता हो तो ये भी नहीं होगा ना। एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि आप 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन में आते हैं, तो 4 ऑप्शन में आपके पास कितना परसेंटेज है हर क्वेश्चन सही करने का? 25-25। जैसे ही आप 2 पे आते हैं तो कितना हो जाता है? 50-50, तो ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस तरीके को अपनाइए ज़रूर पेपर के दौरान, और MCQ फॉर्म में ये बहुत मदद करता है। तो निशेष गया, विशेष गया, इसी तरह अब क्या जाएगा? नी लेश जाएगा क्योंकि शाह नहीं है। अब बचा क्या? निस्तेज, ठीक है। तो निस्तेज शब्द निस उपसर्ग से बना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न में? 10वें प्रश्न में। क्या कह रहा है? धोबी, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, सोच समझ के बताइए। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या है? धोबीना, धोबिन, धोबीने, धोबिनी, ठीक है, धोबीनी। तो सोच के बताइए। धोबीना, धोबिन, धोबीने, धोबीने, ठीक, छोटा सा अंतर है, लेकिन आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए उत्तर खुद का हो, देख के आप कमेंट बॉक्स में नहीं करिए। जैसे मैंने किया ए उत्तर, तो आपने भी पीछे से कर दिया, किसी और ने कर दिया। अब बताइए मैंने गलत किया तो सबका गलत हो जाएगा ना। तो अपना उत्तर दीजिए, कोई गलत नहीं है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कोई ना ध्यान नहीं दे रहा। आप अपने पे ध्यान दीजिए, उत्तर सही दीजिए खुद की मर्जी से, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या
धोबिनी होगा नहीं, क्या धोबिने होगा, क्या धोबिना होगा नहीं, धोबिन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। धोबिन शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, धोबिन। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न में। क्या कह रहा है, शेर का सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति चुनिए। पंक्ति मतलब सारे सही होंगे, 3 है, हर में 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3-3 ऑप्शन के तीनों सही हों। तो पहला ऑप्शन क्या है, केसरी, शार्दुल, मृग, रेंद्र। केसरी, अहेरी, मृगनेंद्र। केसरी, पंचानन, मृग। केसरी, पंचानन, मृगेंद्र। तो सोच कर बताइए कौन सा उत्तर होगा, जो सारे तीनों के तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हों, शेर के पर्यायवाची हों। ऐसा कहाँ है, किस में है, सोच कर बताएं। तो आपका क्या पहला ऑप्शन है, क्या दूसरा है, कि तीसरा है, चौथा है, सोच के बताइए। क्या आखिरी है तो नहीं, क्या ये है तो बिल्कुल नहीं, क्या ये है तो नहीं। क्या उत्तर होगा, केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र शेर के सही पर्यायवाची शब्द हैं। तो उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। मुझे उम्मीद है लगाया, नहीं आया तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिखना ज़रूरी है, आप सिर्फ बातें मत करिए। कमेंट बॉक्स में दिखता है मुझे, मैं देखता रहता हूँ। अच्छी है बात करिए, लेकिन टेलीग्राम पे, यहाँ अभी सर आप उत्तर दीजिए ध्यान से, सोच समझ कर। एकदम सोचिए कि पेपर का माहौल है। ठीक है, और पेपर भी आपका इसी समय होगा, 12 बजे के आसपास आपका होगा, तो इसीलिए बार बार टाइमिंग रखी गई है, सोच समझ के टाइमिंग रखी गई है कि आपका दिमाग में बार बार बैठ जाए कि हाँ 12 बजे टेस्ट होता है, इस तरह दिमाग चलेगा। दिमाग तो हैबिचुअल है भाई, दिमाग को पता है कि 10 बजे 11 बजे सो जाना है। अब भाई कोई लोग 2 बजे तक सोते हैं, तो वो लोग भाई लोग 2 बजे तक ना सोएं, जल्दी सोएं। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, ये बताना चाहता था मैं हाँ आपको। ठीक है, हेल्थ का भी ध्यान रखिए, खाइए पीजिए अच्छा से, क्योंकि अब गर्मी है और इसी में आप एक बार बीमार हो गए तो आपका छूट जाएगी, तो इसलिए खाना पीना अच्छा खाता रहिए। चलिए पानी भी पीजिए। क्या प्रश्न कहता है 12वां, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। ठीक है, दंत कौन सा, देखिए उच्चारण पे आ गया, वर्ण पे आ गया। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा दंत है जो दांत से बोला जाए। तो माँ, ला, पा, उ, कौन सा है बताइए। माँ, ला, पा, उ, बहुत सरल उत्तर है, बहुत सरल उत्तर है। बताइए 87 या 12वें प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा, कौन सा होगा, दंते हो। दंत मतलब दांत से बोला जाए। क्या माँ दांत से बोला जा रहा है तो नहीं। क्या ऊ दांत से बोला जा रहा है, नहीं। कि पा दांत से बोला जा रहा है, नहीं। तो ला, ला बोला जा रहा है। ला आप भाई, आप ला कहाँ लगाते हैं, दांत की जब एकदम जो अंत होता है पहले दांत का, उसी के पीछे लगाते हैं, ला ला बोलते हैं। तो बोल के भी चेक कर लिया करिए कि कौन सा होगा। चलिए अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए प्रश्न वही हैं, बार बार आएंगे, जितने प्रकार लगाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध क्या है, कवित्री, विभीषिका, प्रशंसा, ज्योत्सना। तो इसमें से गलत कौन सा है, गलत कौन सा होगा बताइए। बहुत माइन्यूट सा अंतर है, अगर इतना पहचान लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कवित्री, विभीषिका, प्रशंसा, ज्योत्सना। ठीक है, कौन सा उत्तर होगा, सोच के बताइए। क्या कवित्री होगा तो नहीं, ये तो एकदम सही लिखा है। क्या विभीषिका होगा तो ये भी सही लिखा है। क्या ज्योत्सना होगा तो ये भी सही लिखा है। गलत लिखा है, प्रशंसा है, प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा होती है। तो ये कैसा दिखता है, इसको मैं दिखाता हूँ, ये ऐसा लिखा जाता है प्र। ठीक, प्रा सही लिखा है, लेकिन शन होगा, शाह वाला, ये शन आएगा, शन सा। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था और शायद ज़्यादातर लोग ने गलत किया। अगर सही किया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सही किया उनको टॉफ़ी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रशंसा। प्रशंसा था और लगेगा क्या, छोटा, वो दूसरा शाह जो ये है वाला शाह जो है यही आगे लग जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अब अपने 14वें प्रश्न पर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। ठीक है, वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के बारे में बताना है, कौन सा संज्ञा है ये, स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है। ठीक है, स्वतंत्रता जो ये रेखांकित शब्द है इसकी संज्ञा बतानी है, संज्ञा के भेद बताना है कौन सा है। तो क्या जातिवाचक है, भाववाचक है, गुणवाचक है, कि इनमें से कोई नहीं है, सोच समझ कर बताएं कौन सा होगा। अगर जातिवाचक लगा रहे हैं तो गलत, गुणवाचक लगा रहे हैं तो गलत, इनमें से कोई नहीं लगा रहे हैं तो बहुत ही गलत। उत्तर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए सही है, मुझे उम्मीद है कि आपने यही उत्तर लगाया होगा। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, भी कौन सा प्रश्न है अपना 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या कहता है कि महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। भाई संधि विच्छेद आना ही आना है, तो इसके लिए सोच के बताइए। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महधन ऋषि, महाधन ऋषि। छोटा छोटा अंतर है, सोच समझ के आपको बताना है। ठीक है, बताइए। तो महाधन ऋषि या महाधन ऋषि की महधन ऋषि की महाधन ऋषि, छोटा सा अंतर है, सोच के बताइए क्या उत्तर होगा इसका।
तो इसका उत्तर होगा कौन सा? नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। उत्तर क्या होगा? महाधन ऋषि। तो आपका क्या है? यह गुण संधि का विच्छेद है। कौन सी संधि है? गुण संधि। इनमें से आ या आ के बाद री आने पर अर हो जाता है। आ और री क्या हो जाता है? अर। तो महर्षि हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये आ और ऋषि आने से क्या बन जाता है? अर बन जाता है। अर, अर मतलब ऐसा दिखता है, अर हलंत लग जाता है रा में, बस ये अर आ जाता है और वही रा यहाँ आपको दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, री। तो महर्षि का पहला उत्तर क्या होगा? इसका पहला ए ऑप्शन होगा। अब आते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, अच्छा प्रश्न है। समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, उससे समुदाय का बोध होता हो, उसे कहते हैं। कौन सा ऑप्शन क्या है? द्विगु समास कहते हैं क्या? क्या द्वंद्व समास कहते हैं? कि कर्मधारय समास कहते हैं? कि अव्ययीभावी समास कहते हैं? सोच कर बताइए, 10 सेकंड दे रहा हूँ। सोच कर बताएं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं क्या? सोच के बताइए, क्या कहते हैं? क्या उसे द्वंद्व समास कहते हैं क्या? तो नहीं। क्या अव्ययीभाव समास कहते हैं? तो नहीं। क्या कर्मधारय समास कहते हैं? तो नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? द्विगु समास कहा जाता है। तो जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध होता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? दशरथ सुत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। तो देखिए, आपको थोड़ा सा बहुत बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन ऐसा कह सकता है, कौन ऐसा नहीं कह सकता है, ठीक है। तब भी चलिए, दशरथ सुत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो उत्तर मुझे लगता है, उम्मीद आ गया है कमेंट बॉक्स में जी। क्या केशवदास है? तो नहीं। फिर बचा कौन तीन में से? क्या तुलसीदास है? तो नहीं। फिर कौन सा? इन दोनों में से कौन सा? जल्दी बताइए। तो क्या सूरदास है? तो बिल्कुल नहीं। उत्तर क्या होगा? कबीर दास। दशरथ सुत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीरदास। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 18वें प्रश्न पर। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह देनेश, असत भाई प्रगटित भई निरखी राम राकेश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार पहचानने के लिए आ गया, और कठिन प्रश्न है ये। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, मुश्किल होगा। मैं सारा बताऊंगा कि क्या है, कौन है, लेकिन पहले आप सोच के बताइए। एक बार मैं फिर से पढ़ दूं क्या? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है रूपक अलंकार, पुनर्वृत्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका अलंकार है? नारी कुमुदनी अवध कर सर रघुपति बिरही दिनेश, अस्त अस्त भय प्रकटिति भई निरखी राम राकेश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, पुनर्वृत्ति, रुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? बताइए, सोच समझ के बताइए। तो यहाँ कैसा अलंकार है? नहीं आपका ये वाला है, नहीं आपका उपमा है, नहीं आपका वक्रोक्ति है। कौन सा उत्तर है? रूपक। कैसे है देखते हैं। देखिए, यहाँ क्या है कि आपका दी गई पंक्तियों में राम जो है, राम, यहाँ राम लिखा है ना, रघुपति मतलब राम, ठीक है, राम और राकेश, जो आपका राकेश दिया है, ठीक है, राकेश जो है यहाँ उपमान है। राम क्या है यहाँ? उपमेय, और उपमान क्या है यहाँ? राकेश, ठीक है, कि एक रूपता दर्शाई गई है। तो जहाँ भी एक रूपता दर्शाई जाए उपमेय उपमान की, वहाँ क्या होता है? आपका रूपक अलंकार होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने यही लगाया होगा उत्तर। नहीं लगाया तो ध्यान रखिए, कठिन प्रश्न था, आ सकता है। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? धुई, बहुत ध्यान से पढ़िए। धुरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी, बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पिरी कछौटी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हास्य रस है, भयानक रस है, वात्सल्य रस है, कि आपका शांत रस है? सोच कर बताएं। फिर से एक बार पढ़ दूं क्या? मुश्किल प्रश्न है ये सब, ठीक है। रस बताना, अलंकार बताना। धुरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी, बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत रघात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पिरे
कछौटी। तो एक बच्चे की बात हो रही है, आपको समझ आ रहा होगा, मुझे लगता है इतनी हिंदी आपको आती है। तो एक बच्चा है श्याम, जिसका नाम है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, पैर में पंजनी बैठी है तो वो भी बज रही है। तो यहाँ कौन सा रस है, सोच के बताएं। तो यहाँ हास्य रस है क्या? नहीं। क्या भयानक रस है? क्या नहीं। शांत रस है क्या? नहीं। तो यहाँ वात्सल रस है। दी गई पंक्तियों में बाल कृष्ण के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया जाने से मन में वत्सल भाव जागृत होने के कारण वहाँ वात्सल रस होगा। ठीक है, तो ये वात्सल रस जहाँ माता पिता प्रेम ये वाला हो वहाँ वात्सल रस होता है। अब आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न क्या कहता है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं क्या? विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। सोच के बताएं। जो शब्द की क्या ना पता चले कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई ये ना पता चले, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, सोच के बताएं। तो क्या विदेशज कहते हैं? नहीं। तत्सम कहते हैं? नहीं। तद्भव कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं उन्हें? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले उन्हें देशज बोला जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है अगर आपने किया ये उत्तर सही। अब आते हैं अपने 21वें प्रश्न पर। ध्यान से पढ़ रहा हूँ, सोच समझ के आंसर दीजिए। 20 प्रश्न हो गए हैं, उम्मीद है कि इसमें 18 या 17 से ऊपर ही होंगे आपके। नहीं है तो ध्यान दीजिए। 21वां प्रश्न क्या है? बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है। बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है योजना में सफल होना, योजना में असफल होना, नदी पार कर लेना, हथकड़ी खुलना। सोच कर बताएं। बेड़ा पार होना, भाई मेरा बेड़ा पार हो गया, तो क्या मैं योजना में असफल हो गया? नो। नदी में पार कर लेना? नहीं। हथकड़ी खुलना? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया? योजना में सफल होना। ठीक है, तो बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है योजना में सफल होना। तो आपका भी बेड़ा पार होगा जब भी आप पेपर देंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, दिखता है ना कमेंट बॉक्स में। कई बच्चे बहुत तुरंत आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है ना, आपकी इतनी पढ़ाई का फ़ायदा आपको मिलेगा। दशानन कौन सा समास है? अब जैसे लंबोदर आ गया था, नीलकंठ आ गया था, तो अब ये कौन सा होगा? ठीक है, दशानन कौन सा समास है? बहुरी समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है? सोच के बताएं, बहुत आसान उत्तर है। तो दशानन किसका है? तुरंत बताइए। तत्पुरुष है? नहीं। कर्मधारय है? नहीं। द्विगु है समास है? नहीं। तो क्या है? बहुव्रीहि समास। इसी वजह से दशानंद का अर्थ क्या है? 10 है आनंद जिसके। कौन है वह? अर्थात रावण। बहुव्रीहि। जहाँ ना ही प्रथम ना ही दूसरा, तीसरा पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसी तरह लंबोदर क्या था? लंबा है उदर जिसका। उसी तरह नीलकंठ था क्या? जिसका नील है कंठ जिसका। तो इसी तरह अब आते हैं तिरस्कार के संधि विच्छेद पर। बताइए क्या होगा? तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार, तिरह धनकार। सोच कर बताएं तो क्या होगा? पुरानी क्लासेस जैसे ये हम लोग ने क्वेश्चन 75 नंबर से चालू किया था, तो इससे पुराने वाले क्वेश्चन कहाँ हैं? पीछे हैं। ठीक है, पुरानी वाली क्लास में 12 बजे होती है, वो उसको भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवाइज करना है अब आपको बस। जितने मॉक टेस्ट हैं आपने इतने लगा लिए, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना कर लिया तो बहुत है, बहुत अच्छा आपको प्रश्न का मतलब मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसका पहले उत्तर दीजिए क्या होगा? तिरस्कार का क्या होगा आपका संधि विच्छेद? तो क्या तिरस धनकार होगा? तो नहीं। ठीक है, तो क्या फिर तिर धनकार होगा? तो नहीं। तो क्या तिह धनकार होगा? तो नहीं। क्या होगा? तिर, तिरह धनकार। ये उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? बी ऑप्शन, तिरह धनकार। विसर्ग के पश्चात कमण वर्ग आने पर विसर्ग सा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये विसर्ग जो लगा है डॉट डॉट, ठीक है, इस पे कोई कवण वर्ग आता है। कवण मतलब का वाला वर्ग आता है, तो ये किस में बदल जाता है? सा में बदल जाता है। दिख रहा है ना? तेरह का क्या बन गया? सा, आधा सा में सा हलंत वाला सा। ठीक है, इसमें बदल जाता है तुरंत, तुरंत ऐसे बदल जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, संधि विच्छेद भी कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। अब आते हैं अपने आखिरी 2 प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कहता है? भभूत का तत्सम है। भभूत का तत्सम है विभूति, भभूति, बभूति, भवभूति। सोच के बताएं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बभूत। अपने उच्चारण पर भी ध्यान दें। मुझे पता है कि आप हिंदी ही पढ़ रहे हैं और हिंदी आपकी मातृभाषा है और आप बोलते भी हैं, लेकिन उसका उच्चारण भी साफ रखें। साफ रहेगा तो लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा बड़ा क्लिष्ट बोलता है, उससे भी फायदा होता है। ठीक है, तो भभूत, क्योंकि आप टीचर बनेंगे ना, तो उसके लिए आपकी उच्चारण बहुत साफ होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छी बुकें पढ़ें। ठीक है, तो भभूत का तत्सम है विभूति, भभूति, बभूति, भवभूति। सोच के बताएं तो क्या तत्सम होगा? भभूति तो नहीं, का बभूति तो नहीं, क्या डी भवभूति तो नहीं, तो क्या होगा? विभूति होगा, विभूति। तो भभूत का तत्सम भभूत क्या है? भभूत खुद तद्भव है। ठीक है, ये जो शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? विभूति। ठीक है, इसका तत्सम क्या है? विभूति। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बताया होगा मुझे उम्मीद है। अपने आखिरी प्रश्न पे आते हैं, ये सब सही कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या कहता है प्रश्न?
जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? घोर प्रयत्न करना, पूरी तरह से नष्ट करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना। ज़मीन आसमान एक करना, जैसे आप लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 12 बजे आप घर पे बैठकर कॉपी खोलकर अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी, आप ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? इससे क्या पूरी तरह से नष्ट वो कर देंगे? नहीं। क्या मतलब निकालना है? नहीं। क्या व्यर्थ कार्य करना है? नहीं। इसका अर्थ है कि घोर प्रयत्न करना, और घोर प्रयत्न का तो फल मिलता है। ज़मीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ घोर प्रयत्न करना है। उदाहरण, आकाश व्यवस्था को बदलने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हो सकता है। चलिए, उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर दोस्तों से ज़रूर करिएगा, और टाइमिंग आपको पता है सारी क्लासेस की, तो कम्युनिटी पेज पे भी देख लेंगे, और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।